नमस्कार। आगे इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यहीं से विवाह नियम। तो आगे स्टार्ट करते हैं। विवाह के नियम हमने यहाँ तक पूरा पढ़ लिया था, ये सारे चैप्टर हमने कर लिए थे। तो अब पढ़ते हैं यहाँ से विवाह नियम। दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था के नियम सकारात्मक हैं। इसका अर्थ है कि विवाह में एक खास तरह के संबंध की वीरता स्पष्ट रूप से बताई गई है और उसका पालन किया जाता है। याद रखें कि उत्तर भारत के मामले में हमने कहा था कि उत्तर भारत में विवाह के नकारात्मक नियम हमें बताते हैं। नकारात्मक नियम का अर्थ हुआ कि विवाह किससे नहीं हो सकता, कि किस व्यक्ति को किससे विवाह नहीं करना चाहिए। इसमें ये कहा गया है। इसके विपरीत दक्षिण भारत में विवाह के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि किससे विवाह किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, मतलब किसे किया जा सकता है या किसे किया जाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अधिमान्य विवाह नियमों के तीन प्रकार कौन से हैं जो अधिमान्य हैं, मान्य हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तीन प्रकार हैं। दक्षिण भारत में अनेक जातियों में अपनी बड़ी बहन की कन्या से विवाह को पहली अधिमान्यता दी जाती है, मतलब बड़ी बहन की कन्या से। परंतु नायरों जैसे मातावंशीय समाजों में ऐसे विवाह की अनुमति नहीं है। नायर जो हैं उनके मातीय वंश चलते हैं, इसमें माता का वंश चलता है, तो उसमें ये अनुमति नहीं है कि बड़ी बहन की कन्या से विवाह हो जाए। तो नायरों में ये ऐसा नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। विवाह के इस सकारात्मक नियम को सरल आरेख से चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र दिया गया है, इसमें बताया गया है। तो आगे पढ़ते हैं। अधिमान्य विवाह के दूसरे वर्ग में अपनी बुआ की कन्या से विवाह आता है। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि एक महिला अपने मामा के पुत्र से विवाह करती है। इस प्रकार विवाह में पलटे का सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, मतलब पलटे का इधर से उधर भी हो सकता है, उधर से इधर भी हो सकता है विवाह। अर्थात तो जो परिवार एक पुत्री देता है वह विवाह में पलटे में एक पुत्री प्राप्त करने की आशा करता है, जिसमें शादी की उसमें से भी बेटी ले आना, यही बात है। दूसरे शब्दों में इसे ये भी कहा जा सकता है कि एक महिला अपने मामा के पुत्र से विवाह करती है, तो विवाह में उसी परिवार को दे दी जाती है जिससे उसकी माँ आई थी। इस प्रकार की अधिमान्यता में पलटे का नियम अपनाया जाता है। प्राय इन संबंधों के बनने की प्रक्रिया में 2 पीढ़ियाँ लग जाती हैं। तो आगे पढ़ते हैं। ये सारे डायग्राम बता रखे हैं। अगर आपके पास बुक होगा तो आप ये ज़रूर देखना कैसे क्या होता है, नहीं तो हमारे पढ़ने से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है। तो आगे पढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का अधिमान्य विवाह है अपने मामा की पुत्री से विवाह करना। मामा की पुत्री से विवाह करना एक तरह से ये उपयुक्त नियम का उल्टा है। तमिलनाडु के कल्लर, कर्नाटक के हविड़ ब्राह्मण और आंध्र प्रदेश के कुछ रेड्डी जातियों में इस प्रकार के विवाह का नियम अधिमान्य है। मतलब मामा की लड़की शादी कर लेना। जैसे कोई बहन, 2 बहन भाई हैं, तो बहन का लड़का है या कुछ भी मान लो, तो वो अपने भाई के बच्चों से शादी करवा दे, ऐसा होता है। तो आगे पढ़ते हैं। उनके मूल में सदा श्रेष्ठता तथा अनुलोम विवाह की धारणा रहती है। अनुलोम विवाह अपने से ऊंची जाति में या अपने से ऊपर में विवाह, ये धारणा दक्षिण भारत में उस सीमा तक मौजूद नहीं है जिस सीमा तक उत्तर भारत में वधू लेने वालों में है। लेकिन इस प्रकार के विवाह में उल्टा वर्जित होता है। मतलब उत्तर भारत में ऐसा नहीं होता कि अपने मामा के बच्चों से शादी हो जाए, वो भाई भाई माने जाते हैं। अथवा बेल का पलटना नहीं चाहिए। उत्तर भारत में ऐसा कहते हैं कि बेल का पलटना नहीं चाहिए का सिद्धांत अपनाया जाता है और इसलिए वधू एक ही दिशा में दे दी जाती है। लड़के वाले लड़की वालों से कुछ ऊंचे समझे जाते हैं। यही कारण है कि पलटा के वर्जन का नियम बनाया गया है। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने मामा की पुत्री से विवाह करता है तो उसके परिवार को फिर उसी परिवार में एक महिला मिल रही होती है जिसने उसकी माँ को उसके पिता के परिवार में दिया था।
यह तरीका केवल एक दृश्य है, एक दिशा में देखा जा सकता है, एक दृश्य है। तो आगे पढ़ते हैं। ये डायग्राम है, ये ऊपर इसकी डायग्राम के बारे में बताया गया है नीचे। तो आगे पढ़ते हैं। चलते चलते यहाँ तक की चर्चा कर लें। जब एक कुल या वंश परंपरा के भाई बहन एक जोड़े का दूसरे भाई बहन के जोड़े से विवाह होता है तो उनके बच्चों के विवाह के मामले में बुआ की कन्या तथा मामा की कन्या के बीच कोई भेद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में नियम प्रकार के लिए विवाह अधिमान्य का प्रश्न ही नहीं रह जाता, क्योंकि एक भाई बहन के जोड़े की संतानें भाई बहन के जोड़ी की संतानें के ममेरे फुफेरे भाई बहन लगते हैं। एक मामा के लगते हैं और एक बुआ के लगते हैं। तो जो बुआ के लगते हैं उनको फुफेरे कहा जाता है और जो मामा के लगते हैं उन्हें ममेरे कहा जाता है। बच्चे तो आपस में विवाह कर सकते हैं तथा वास्तव में ऐसा करते भी हैं। सिद्धांतों नियमों की दृष्टि से ये कोई नया प्रकार नहीं है, वरना उपभोक्ता 3 नियमों का एक रूपांतरण मात्र है। उपरोक्त 3 नियमों का एक रूपांतरण मात्र है, मतलब इसमें यही बात की गई है। यहाँ तक अगर आप पढ़ लें अच्छे से कि वास्तव में ऐसा दक्षिण तरफ में ममेरे फुफेरे में बच्चों में भाई बहनों में अपने आपस में शादी हो जाती है। ऐसा मुस्लिमों में भी होता है, ज़्यादातर मामलों में अगर देखा जाए तो वहाँ उसमें भी ऐसा पाया जाता है। दक्षिण भारत में उक्त 3 प्रकार के अधिमान्य विवाह एक छोटे नाते समूह में ही विवाह की निश्चित प्रवृत्ति को दिखाते हैं। ये समूह अपने प्राथमिक परिवार के बाद का सबसे निकट का व्यापक परिवार होता है। दक्षिण भारत में विवाह संबंधों के माध्यम से हर परिवार पहले से ही विद्यमान नातेदारी संबंधों को और दृढ़ मजबूत करता है। अपने मामा से विवाह करने वाली वधू के लिए एक ही महिला उसकी नानी भी है और उसकी सास भी है। और जब उसके विवाह अपने मामा के पुत्र से होता है तो उसकी नानी और उसके पति की दादी एक ही महिला होती है। इन उदाहरणों में ये परिलक्षित होता है कि विवाह नाते समूह के सीमित दायरे में संपन्न होते हैं। एक सीमित दायरा होता है विवाह का। इसमें यह भी पता चलता है कि दक्षिण भारत में गांवों से बाहर विवाह करने की प्रथा नहीं है, मतलब वो अपने गांव से बाहर विवाह नहीं करते हैं, अपने ही लोगों में विवाह कर लेते हैं। अपनी बेटी को गांव से बाहर नहीं भेजते। और उत्तर भारत में इसका उल्टा होता है, गांव से 3-4 कोस विवाह होता है लड़की का। तो इतना डिफरेंस पाया जाता है। तो पिता वंश परंपरा के सदस्य और विवाहजन्य संबंधी एक ही गांव में रहते देखे जा सकते हैं। जो पिता संबंधित होते हैं वो एक ही गांव में देखे जा सकते हैं। दक्षिण भारत में एक ही गांव में रहने वाले ऐसे लोग आमतौर पर एक दूसरे के सामाजिक कार्यकलापों में मिलजुल कर भाग लेते हैं। उत्तर भारत के नाते समूह के संदर्भ में इस प्रकार स्थिति आमतौर पर नहीं पाई जाती। दक्षिण भारत में विवाह संबंधों के संदर्भ में अधिमान्यता के नियमों के साथ साथ कुछ प्रतिबंध हैं। तो इन विवाहों के प्रतिबंध के बारे में पढ़ते हैं। ये तो पता चलेगा विवाह किससे होते हैं और किससे नहीं। तो प्रतिबंधों के बारे में भी पढ़ते हैं। विवाह संबंधों के बारे में प्रतिबंध। हमने ये तो जाना कि दक्षिण भारत में किन किन संबंधियों से विवाह की अनुमति है, परंतु ये जानना भी ज़रूरी है कि खास संबंधियों के बीच विवाह के बारे में क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ जातियों में एक व्यक्ति अपनी बड़ी बहन की बेटी से विवाह कर सकता है, अपनी बड़ी बहन की बेटी से, पर छोटी बहन की बेटी से नहीं। साथ ही एक विधवा अपने द्विगुण पति के बड़े भाई या छोटे भाई अथवा उसके वर्गात्मक भाई से कभी विवाह नहीं कर सकती। ये दक्षिण भारत में ऐसा है। न वो बड़े से कर सकती है अगर कोई विधवा है, न छोटे भाई से कर सकती है, अपने पति के बड़े भाई या छोटे भाई से नहीं कर सकती। यहाँ हमने देखा कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए विवाह हेतु निषिद्ध व्यक्ति अलग अलग हैं। फिर यह नियम तो निस्संदेह है ही कि किसी भी व्यक्ति का अपने स्वयं के निकट परिवार में और अपने वंश परंपरा में विवाह संभव नहीं है।
कल्लर उपजाति के उदाहरण में वंश परंपरा कुटुंब कहलाती है। वंश परंपरा को कुटुंब कहते हैं कल्लर में। और वंश परंपरा के सारी व्यक्तियों के लिए वंश परंपरा अर्थात कुटुंब के अंदर विवाह वर्जित है। मतलब वंश जो कुटुंब हैं वो अपने अंदर जो विवाह होते हैं, अंतर विवाह जिसे कह सकते हैं, वो वहाँ वर्जित है, वहाँ विवाह नहीं हो सकते। तो आगे पढ़ते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे देख लो, दक्षिण भारत में 3 अधिमान्य विवाह नियम कौन कौन से हैं। तो ये सारे हैं, किससे विवाह हो सकता है, किससे नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आगे पढ़ते हैं। नातेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान। इसमें यही है कि शादी के वक्त या बच्चे होने पर लड़कियों को या दामादों को जो उपहार दिया जाता है, उसी के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। तो पढ़ते हैं। उपहार देने और लेने की प्रक्रिया में नातेदारी संबंधों की विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग संबंधी या सिद्धांत मिलेंगे। यही कारण है कि हमने नातेदारी के व्यवहार की इस पक्ष पर विचार किया है। दक्षिण भारत में कुछ व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों को या कुछ समूहों द्वारा अन्य समूहों को दिए जाने वाले उपहार और प्रति उपहार 2 वर्गों में विभक्त किए जा सकते हैं, मतलब अलग किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट है, वधू के परिवार द्वारा वर के परिवार को दिए जाने वाले उपहार अथवा वर के परिवार द्वारा वधू के परिवार को दिए जाने वाले उपहार विवाहजन्य संबंधियों के बीच आदान प्रदान की एक श्रृंखला के रूप में देखे जा सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे किस प्रकार एक दूसरे को उपहार दिया जाता है। ये उपहार विनिमय का पहला वर्ग है, आदान प्रदान का पहला वर्ग है। उपहारों के लेन देन का दूसरा वर्ग इस दोनों समूह में अलग अलग अपने दायरे में आपस में होता है। इन्हीं उपहारों का अतिरिक्त आदान प्रदान कहा जा सकता है, आंतरिक आदान प्रदान कहा जा सकता है, जो अपनी फैमिली में ही या अपने नातेदारों में दिया जाता हो। कभी कभी कोई व्यक्ति दोनों पक्षों से उपहार लेता और देता है। संबंधियों के बीच विवाह के कार्मिक नियमों के कारण प्रायः एक व्यक्ति एक ही समय में उपहार लेने और उपहार देने दोनों ही स्थिति में होते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि शादी के टाइम दामादों को खूब भर भर के उपहार दिया जाता है, या बहनें देती हैं अपनी बहन को, तो इस प्रकार कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण, दक्षिण भारत में किए गए नए शास्त्रीय हैं अध्ययनों से हमें ये दोनों प्रकार के वर्गों के कुछ उदाहरण लिए हैं। लोईदुमा ने तमिलनाडु के मम्बलाई कल्लर उपजाति के अपने अध्ययन में वर के पिता की ओर से वधू के पिता को उपहार में धन दिए जाने का उल्लेख किया है। किसके? वर के पिता की ओर से वधू के पिता को उपहार दिए जाने का उल्लेख किया है। ये परिसम कहलाता है। वधू का पिता इस धन से अपनी कन्या के लिए आभूषण खरीदता है, परंतु उसे जितना धन मिलता है उस धन से दोगुना खर्च करने की आशा उससे की जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि वधू के आभूषण का खर्च दोनों परिवार आधा आधा उठाते हैं। ये खास समारोह विवाह जन्य संबंधियों के बीच उपहारों के आदान प्रदान का शुभारंभ माना जाता है। शादी के टाइम अगर उपहार इधर उधर मतलब दिए जाते हैं एक दूसरे को, तो इसको शुभ माना जाता है। उपहारों का आदान प्रदान कम से कम 3 वर्ष की अवधियों तक चलता है। 3 साल तक चलता है ये उपहार का लेना देना। इसके पश्चात पहले बच्चे के जन्म से उपहारों के आदान प्रदान का दूसरा चक्र चलता है। बच्चे के जन्म के बाद दूसरा चक्र चलता है उपहार के लेन देन से। वास्तव में पम्बलाई कल्लर समुदायों में जब नव विवाहित 3 वर्ष के बाद अपना घर बसाते हैं तो वधू के माता पिता घर गृहस्थी का सामान देते हैं। यह उपहार वैन पोन सीर कहलाता है। क्या? वैन पोन सीर कहलाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलग बसने के लिए उपहार। अंतः परिसीम से अलग नए घर बसने के लिए उपहार तक हमें उपहारों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसमें उपहार
लिए जाते हैं और 2 गुना करके वापस कर दिए जाते हैं। ये श्रृंखला वर पक्ष की ओर से उपहार से शुरू होती है और वधू पक्ष की ओर से उपहार से समाप्त होती है। मतलब वर पक्ष थोड़ा देता है कि जो चीज़ बनवानी हो माँ बाप कर दें, उसके बाद उसे 2 गुना लेते हैं। इस प्रकार यद्यपि उपहारों का पारस्परिक आदान प्रदान दोनों पक्षों के विवाह जन्य संबंधियों में होता है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सिलसिला वधू पक्ष द्वारा अधिक दिए जाने पर समाप्त होता है। अन्य शब्दों में वर पक्ष द्वारा दिए जाने वाले उपहार वधू पक्ष से और अधिक उपहार लेने का एक बहाना है। वधू के परिवार से वर के परिवार को दिए जाने वाले उपहारों का स्वरूप देखने के बाद आइए अब हम विवाह जन संबंधियों से बने प्रत्येक समूह में आंतरिक उपहारों के आदान प्रदान की चर्चा करें। जिसमें विवाह जन संबंधियों से बने प्रत्येक समूह या आंतरिक उपहार, जो आंतरिक तौर पे घर सदस्य नातेदारी जो भी परिवार से जुड़े हों, तो उस पर चर्चा करते हैं। इसमें हमने किस प्रकार पढ़ा कि उपहारों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। विवाह के अवसर पर क्रमशः वधू के घर और वर के घर इस प्रकार उपस्थित नातेदारों के बीच एक संग्रह किया जाता है, मतलब नकदी के रूप में एक संग्रह किया जाता है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण गैर ब्राह्मण जातियों में से मोई कहते हैं। ब्राह्मणों में भी ये प्रथा मोई लिखना के नाम से जानी जाती है। अलग अलग नातेदारों द्वारा दी जाने वाली नकदी अन्य उपहारों को दर्ज करने का काम विशिष्ट व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। अगर आप एक गांव के होंगे, अगर आप किसी गांव में शादी विवाह में जाते होंगे तो आपको वहाँ पे एक कोने में कोई भी आदमी मिल जाता है, जो भी गांव के सदस्य कुछ गेहूँ लाते हैं, नहीं तो कोई भी सामान लाते हैं, साड़ी गिलास जो भी चमचा शीशा जो भी लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा वो उस कॉपी पे नोट करता जाता है, लिखता जाता है, ताकि जब उनके घर में शादी विवाह हो तो इसको उसी के अकॉर्डिंग वापस कर दिया जाए। तो ऐसा देखने में मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। नकदी या अन्य उपहारों को दर्ज करने का काम विशिष्ट व्यक्ति को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के उपहार देने में भी परस्पर आदान प्रदान का सिद्धांत है, मतलब एक दूसरे को देने का लेन देने का सिद्धांत है। मोई उन नातेदारों को दी जाती है जो या तो उससे पहले मोई दे चुके हैं, या तो देखो पहले दे चुके हैं, अथवा ऐसे अवसर पर भविष्य में देंगे। जैसे मैंने कहा कि भविष्य में लेने की इच्छा होगी उन्हें कि हमारी लड़की की शादी में भी मिले, तो इस उद्देश्य से भी दिया जाता है धन। ये भी ऐसा भी होता है और ऐसा होता ही है गांव में, कहीं भी अगर गांव के होंगे आप तो आपको पता होगा। तो लुई दूमा ने बताया कि प्रमलाई कलरों में माता का भाई जैसे मामा मोई में अंशदान करने वाला पहला संबंधी होता है। मामा के बाद अन्य संबंधी अपना अंशदान दे करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार संग्रहित धन विवाह भोज पर खर्च किया जाता है, या धन को विवाह के समय भोज पर खर्च किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। आंतरिक उपहारों के चक्र में मामा की भूमिका बहुत प्रमुख है। परिवार में बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के जीवन काल में विभिन्न अवसरों पर मामा उसे उपहार देता है। प्रमलाई कलरों में दुमों ने मामा अपने भांजे को उसके जन्म पर भूमि या धन का उपहार देता है। दक्षिण तरफ में ऐसा होता है कि जब मामा होता है अपने भांजे को भूमि या कोई भी कीमती उपहार देता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मामा की ओर दिए जाने वाले उपहार उस श्रृंखला का सिलसिला है जो माँ के विवाह से प्रारंभ हुई थी। तब हमने इस विवाह जन्य संबंधियों के उपहारों की आपसी आदान प्रदान कहा था। मामा अगली पीढ़ी के विवाह जन्य संबंधियों के संदर्भ में वर या वधू के आम नातेदारों में विलय कर जाता है। मामा की ओर से दिए जाने वाले उपहारों का खास महत्व दर्शाया जाता है कि पुरुष पक्ष की ओर महिला का क्या दायित्व है।
इस बात को माता पक्ष द्वारा अगली पीढ़ी के उपहार देने की श्रृंखला में भी देखा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए मतलब ऐसे नोट दे रखे हैं। तो हमने इस प्रकार ये जाना कि मामा के द्वारा उपहार किस प्रकार दिया जाता है। अपनी बहन के घर में या अपने भांजे के लिए वो क्या क्या धन देता है उसके जन्म के समय। तो यहाँ निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत में उपहारों के औपचारिक आदान प्रदान में नातेदारी के व्यवहार के संदर्भ में यद्यपि पारस्परिक आदान प्रदान का तत्व प्रधान है, तथापि वधू पक्ष के लोगों को वर पक्ष से थोड़ा अधिक भार उठाना होता है। वधू पक्ष के लोगों को वर पक्ष से अधिक भार उठाना पड़ता है, मतलब वधू पक्ष को ज़्यादा, और उन्हें जो उपहार मिलते हैं उनसे अधिक देने पड़ते हैं, लड़की वालों को अधिक देने पड़ते हैं। तुलनात्मक रूप से कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष वालों को उपहार प्राय एक दिशा में ही दिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप वधू पक्ष के लोग बदले में अपने ही समुदाय में उच्च प्रतिष्ठा और हैसियत तो जरूर प्राप्त करते हैं, परंतु वर पक्ष से प्राय नहीं के बराबर उपहार स्वीकार करते हैं। दक्षिण भारत में विवाह के सकारात्मक नियम का अर्थ है कि उपहारों का घनिष्ठ संबंधियों में आदान प्रदान, उपहारों का घनिष्ठ संबंधियों में आदान प्रदान करना। हाँ, दोनों पक्षों द्वारा लिए और दिए जाने वाले उपहारों की मात्रा में अंतर अवश्य होता है, पर उनका प्रवाह दोनों ओर से होना जरूरी है। उत्तर भारत के समान यह एक दृश्य नहीं हो सकता। तो हमने इस प्रकार पढ़ा कि वधू पक्ष किस प्रकार वधू पक्ष को उठाना पड़ता है ज़्यादा, किसी भी मामले को लेकर देख लें, दहेज से रिलेटेड या पैसे संबंधी कुछ भी। तो आगे पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। अब पढ़ते हैं उत्तर और दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था की तुलना। उत्तर और दक्षिण की तुलना, ये सारा ना निचोड़ दे दिया है उन्होंने। उत्तर का पढ़ा हमने, दक्षिण का पढ़ा, तो उनके बारे में पूरा ये बता दिया है। तो आगे पढ़ते हैं असमानताएं क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं विवाह के नियम से जुड़ी असमानता। हमने पहले ही देखा है कि विवाह के नकारात्मक नियमों के कारण उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था की अपनी क्या विशेषता है। इसके विपरीत दक्षिण भारतीय नातेदारी व्यवस्था का विवाह के सकारात्मक नियमों के कारण अपनी अलग विशेषता है। उत्तर भारत में विवाह संबंध से एक परिवार पूर्णतः नए परिवार से जुड़ता है और वास्तव में एक गांव से दूसरे गांव से। लेकिन दक्षिण भारत में अधिकतर विवाह संबंध एक छोटे से नाते समूह के बीच ही होते हैं और पिता तथा माता दोनों पक्षों के संबंधों पर जोर दिया जाता है। या तो माता के घर में हो जाएगा दूर के रिश्तेदारों में, या तो पिता के, लेकिन आपस में ही विवाह हो जाता है दक्षिण की तरफ में। इसके अलावा लगभग कोई क्षेत्रीय बहिर्विवाह नहीं होता। इससे विवाह जन संबंधियों के बीच सह कार्यकलाप बढ़ते हैं, मतलब उनमें अपन घनिष्ठता आ जाती है परिवारों में। और उत्तर भारत में ये सह कार्यकर्ता केवल वंश परंपरा के सदस्यों के बीच होते हैं और विवाह जन संबंधी आमतौर पर दूसरे गांवों से होते हैं। अंततः ऐसे रिश्तेदार रोजमर्रा के काम में भाग नहीं लेते। इस प्रकार विवाह के सकारात्मक और नकारात्मक नियमों के आधार पर हम उत्तर और दक्षिण भारत में नातेदारी संबंधों के अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार दोनों ही अपना अलग अलग होता है। उत्तर की तरफ किस प्रकार विवाह नियम होता है, दक्षिण की तरफ किस प्रकार होता है। दूसरा पढ़ते हैं नातेदारी शब्दावली से जुड़ी भिन्नता। नातेदारी समूह की रचना के आधार पर उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली में रक्त से संबंधित, उत्तर भारत में, ध्यान रखना क्या बोल रही हूँ मैं, उत्तर भारत में नातेदारी शब्दावली में रक्त से संबंधित, खून से संबंधित तथा विवाह से संबंधित नातेदारी के पृथक्करण पर प्रकाश डाला गया है, अलग अलग पर प्रकाश डाला गया है। तो दक्षिण भारत में नातेदारी शब्दावली में विवाह जन संबंधियों के बीच संबंधों की स्थिति पर जोर दिया जाता है। दक्षिण भारतीय या द्रविड़ शब्दावली की संरचना वर्गात्मक नाते संबंधों के सिद्धांत पर आधारित है तथा एक पीढ़ी को चचेरे मौसेरे मुमेरे फुफेरे भाई बहनों में अलग करती है। दक्षिण भारत में विभेद विवाह के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है।
दक्षिण भारत में ये विवाह के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि ये विभेद उत्तर भारत में विवाह संबंधों के लिए महत्वहीन है। मतलब दक्षिण में तो मान्य है विवाह के लिए, लेकिन उत्तर में नहीं है। जो हमने हमने पढ़ा था पीछे, वही सारा इसमें रिपीट पे दे रखा है, तुलना कर रखी एक दूसरे से। अनुलोम विवाह सिद्धांत किससे जुड़ी असमानता। अनुलोम विवाह मैंने बताया था अपने से ऊंची जात में। दूसरे, उत्तर भारत में विवाह संबंधों में अनुलोम विवाह के सिद्धांत का स्पष्टता पालन किया जाता है। इसका अर्थ है कि लड़के वालों से लड़की वाले निस्संदेह निम्न परिस्थिति के हैं। जो लड़की वाली है वो निम्न परिस्थिति की है। दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि मातृवंश और कभी कभी पितावंश ममेरे फुफेरे भाई बहनों में कभी कभी 2 पीढ़ियों में विवाह अधिनियम विवाह माना जाता है। ममेरे फुफेरे में विवाह हो जाता है आराम से। स्थिति के कारण दक्षिण भारत में लड़के वालों को लड़की वालों श्रेष्ठ सिद्ध करना अवांछनीय है, क्योंकि अपने परिवार से संबंधित होते हैं तो उनमें बड़ा छोटा तो कर ही नहीं सकते, तो वही अवांछनीय है। स्पष्टतः पहले से ही जो घनिष्ठ नातेदार संबंध हैं, जो पहले से ही बहुत मजबूत नातेदारी संबंध हैं, विवाह के बाद उन्हें नीचा या ऊंचा नहीं बनाया जा सकता। उत्तर भारत में दक्षिण वालों को निम्न स्तर वाला समझना सरल हो जाता है, क्योंकि वैवाहिक संबंध अधिकतर गैर संबंधियों और विशेषतः अपरिचित परिवारों के बीच होता है। कहाँ पे? उत्तर भारत में। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि इनमें तो होता ही नहीं, लेकिन उत्तर भारत में लड़की वालों को निम्न स्तर वाला समझना सरल हो जाता है, क्योंकि वैवाहिक संबंध अधिकतर गैर संबंधियों के साथ होता है, विशेषतः अपरिचित परिवारों के समूह में होते हैं। ध्रुव अथवा दक्षिण भारत के संदर्भ में दूमा के विचार के प्रधान विवाह समान परिस्थिति के व्यक्तियों से को जोड़ता है। दूमा इस समस्तरीय विवाह अर्थात 2 बराबर परिस्थिति वालों के बीच विवाह कहता है। समस्तरीय विवाह मतलब जिनमें समान स्तर के हों। हमें यहाँ ये अवधि याद रखना चाहिए कि अनुलोम विवाह का विचार दक्षिण भारत में भी है, परंतु पहले से विद्यमान घनिष्ठ संबंधों के कारण इसका रूप अप्रत्यक्ष रहता है। मतलब बहुत कम मिलेगा कि अनुलोम विवाह हो अपने से ऊंची जाति में, उन्हें तो वो अपने परिवार में करते हैं, और समान स्तर होते हैं जब परिवार में करते हैं, ऊंचा नीचा का कोई वही नहीं होता। तो पढ़ते हैं महिलाओं की परिस्थिति मूलक भिन्नता। महिलाओं की परिस्थिति मतलब स्टेटस के संदर्भ में 2 व्यवस्थाओं में जो अंतर है उन पर विचार किया जा सकता है। उत्तर भारत में विवाह के बाद अपना जन्म का घर छोड़कर लड़की पूर्णतः अजनबियों के परिवार में प्रवेश करती है। कहाँ पे? उत्तर भारत में। पिता के घर में उसका व्यवहार उसे व्यवहार से पूर्णतः भिन्न होता है। अब कोई भी कह सकता है कि उस ससुराल जाएगी तो उसका व्यवहार तो अलग होगा ही होगा, अजनबियों के घर जाएगी तो, जिससे उसके ससुर के घर में आशा की जाती है। दक्षिण भारत में महिला के दृष्टिकोण से उसके जन्म के परिवार और विवाह के परिवार में बहुत कम अंतर होता है। अपने पति के परिवार में वह अजनबी नहीं होती। अंतर स्पष्ट है कि महिला की दृष्टि से विवाह दक्षिण भारतीय परिवारों में कम परिवर्तन लाने वाली घटना होती है, क्योंकि वो तो पहले ही मिली हुई नानी भी है, सास भी है, तो कहाँ वो अजनबी हुई उस घर की। जबकि उत्तर भारत में दूर कर दिया जाता है विवाह अजनबियों के घर में, तो वहाँ पे तो उसका भिन्न ही व्यवहार होगा। तो यही बात इसमें की गई है। जबकि उत्तर भारत में ये प्राय घटना उसके लिए बहुत तरह की नई परिस्थितियाँ पैदा करती हैं, और कभी काफ़ी त्रासदायी भी हो सकती है। कभी कभी जला दिया जाता है, ऐसी घटनाएं होने लग जाती हैं। जबकि अगर लड़की अपने ही घर की है, नानी है, तो ऐसे थोड़ी नानी करेगी, तो वही भिन्नता मिलती है। तो जाति एवं उपजाति एवं नातेदारी के बीच संबंध से जुड़ी समानता। जाति, उपजाति तथा नातेदारों के बीच संबंध से जुड़ी समानता। हमने यहाँ नातेदारी व्यवस्था को जाति और नातेदारी के बीच संबंध के बारे में चर्चा किए बिना ही समझने का प्रयास किया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उनका संबंध या तो कमज़ोर है या प्रासंगिक नहीं है। वास्तविकता ये है कि उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में जाति और नातेदारी जटिल रूप से जुड़ी हुई है। मतलब आपको जाति और नातेदारी ज़रूर मिलेगी दोनों तरफ। यहाँ तक कि
पद के हिसाब से सामाजिक स्थिरीकरण की अखिल भारतीय व्यवस्था में नातेदारी व्यवस्था भी निहित है। मतलब कौन पद में ऊंचा है कौन नीचे, इसके भी मेन व्यवस्था है। रक्त की शुद्धता को बचाए रखने के रूप में छुआछूत के विचार नातेदारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करते रहे हैं। जैसे कहते हैं अपनी मैं ठाकुर हूँ, मैं और हूँ, वो गलत छोटी जाति का, तो ये सारे जो शुद्ध छुआछूत का अपना एक नज़ारा बना रखा होता है अपने को श्रेष्ठ समझाने के लिए। क्योंकि अगर इस तरह तो सब एक समान रहेंगे, कोई ऊंच नहीं होगा कोई नीच नहीं होगा, तो जो अपने आप को ऊंचा ठहराते हैं वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तभी तो वो ऊंचा होंगे। यही चीज़ इसमें बताया रखा है कि रक्त की शुद्धता को बचाए रखने के रूप में छुआछूत के विचार नातेदारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करते रहे हैं। यहाँ यह बात उत्तर और दक्षिण भारत में समान रूप से लागू होती है। उत्तर में भी कहीं ना कहीं मिलेगी आपको और दक्षिण में भी मिलेगी, उत्तर में तो ज़्यादा मिलती है। तो आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज मैंने पढ़ दिया है। आगे पढ़ते हैं, एकल वंश परंपरा को मान्यता देने की समानता। एकल वंश परंपरा को, तो दूसरी मूलभूत समानता है कि दोनों नातेदारी व्यवस्थाओं में एकल वंश परंपराक्रम को मान्यता दी जाती है। एकल वंश व्यवस्थाओं में एकल वंश परंपराक्रम में उत्तर और दक्षिण भारत में दोनों में या तो माता वंश परंपरा का प्रचलन है और या तो पिता का। उत्तर में आपको पिता का मिलेगा, दक्षिण में आपको माता का भी मिलेगा। समाज चाहे माता वंश हो या पिता वंश हो, दोनों ही क्षेत्रों में नातेदारी व्यवस्थाओं द्वारा सामाजिक संबंधों और तंत्रों में विवाह जन्य संबंधियों की भूमिका पर विशेष बल देखने को मिलता है। मतलब नातेदारी व्यवस्था तो होगी ही होगी, चाहे माता से जुड़ी हो चाहे पिता से जुड़ी हो, विवाह होंगे, रिश्ते नाते ज़रूर बनेंगे। इसका अर्थ ये है कि विवाह द्वारा स्थापित संबंध दोनों व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण है। देखो इसमें वही लाइन लिखी हुई है, विवाह द्वारा स्थापित संबंध दोनों व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण है, जरूरी है। लड़की वालों और लड़के वालों में भेद उत्तर और दक्षिण भारत में दोनों में माना जाता है। निस्संदेह विवाह जन्य संबंधों पर बल या क्रम या अधिक होना दो व्यवस्थाओं के बीच मुख्य अंतर को स्पष्ट करता है। किंतु दुमा ने अपने उत्तर और दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्थाओं में अंतर्निहित समानताएं पता करने का भी प्रयास किया है। उनके अनुसार उत्तर और दक्षिण भारत में भी लड़की वालों और लड़कों वालों के मध्य भेद की मान्यता नातेदारी व्यवस्थाओं में मूलभूत समानता प्रदर्शित करती है। उनमें भी अब कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है, पहले तो होता होगा लेकिन अब चेंज हो चुका होगा। कोई अपने ज़रूरी नहीं कि कोई अपने उसमें करता हो, अपने नातेदारों में कोई पता नहीं है, जो बुक्स में लिखा हम वही पढ़ सकते हैं या हम। तो यही बात इसमें की गई है कि अब उसमें चेंज आ गए हैं कि जो नातेदारी व्यवस्था थी लड़कियों लड़कियों की तरफ की दक्षिण की तरफ में, अब उसमें समानता थोड़ी बहुत आ चुकी है, चाहे उत्तर के लिए ली जाए चाहे दक्षिण के लिए लिया जाए। तो इसमें हमने ये चैप्टर पूरा हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें पढ़ेंगे उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम भारत में मातावंश समुदाय। इसमें हमने पढ़ लिया। आपको अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी ये चैप्टर कि माता जो वंश होता है, माता के वंश से जो वंश चलता है, माता के वंश से बेटी में जाता है तो वो किस प्रकार चलता है। तो ये हम ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि आप भी थके ना। तो आगे पढ़ते हैं इसके। बस ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आप सब देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बस 2 पेजेस रह गए हैं, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसमें आपको ये सारे चैप्टर देखो, लास्ट पेज बचा हुआ है, ख़त्म हो चुका है, मैंने ख़त्म करवा दिया है ये। क्योंकि मैं असल में इसकी 8 बुक्स होंगी, तो इसका नॉर्मली अगर आप सुन भी लेते हैं ध्यान से तो आपको थोड़ा बहुत तो याद रहेगा कि दक्षिण की तरफ कैसा था, उत्तर की तरफ कैसा था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। ओके, और उससे कुछ नहीं मैं ज़्यादा मांगती आपसे। बाय, थैंक यू।